नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जैसा आपको पता है, बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभाल ली है, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही वहां पे जो दृश्य देखने को मिला उससे बड़ा स्पष्ट है कि ये जो जमाते इस्लामी है वो तारिक रहमान को ढंग से काम करने नहीं देगा और इस जमाते इस्लामी का इलाज बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि ये जो शपथ ग्रहण हुआ उसके पहले जब सारे बांग्लादेश के जो लोग चुन के आए हैं एमपी, जिन्होंने जब शपथ लिया तो ये कहा गया था कि उनको दो चीज़ों की शपथ लेनी है, एक तो संसद सदस्यता की और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की। व्यवस्था ये थी, चूंकि जो मोहम्मद यूनुस है ना, देखिए है क्या, मोहम्मद यूनुस को एक तो कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसी चाल चली, उसने जब इलेक्शन हुआ 12 फरवरी को तो उसमें उसने दो चीज़ों के लिए इलेक्शन करवाया, एक तो सरकार चुनने के लिए और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने के लिए भी उसने जनमत संग्रह कराया था। तो उसमें दो चीज़ें थी, जो लोग वोट कर रहे थे उनको एक तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनना था और दूसरे उनको यह कहना था, यह राय देनी थी कि संविधान का रिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसको जुलाई चार्टर कहा गया। इन दोनों चीज़ों पे वोटिंग हुई थी। तो देखिए, वैसे तो बीएनपी को 2/3 बहुमत मिला, 2/3 बहुमत मिला बीएनपी को, लेकिन सिर्फ 60% लोगों ने ही कहा कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए। और वहां भी आपने देखा होगा जो विजुअल्स बांग्लादेश से आए, जो बैलेट बैग से, तो बैलेट बॉक्स से वहां पे चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहां पे, और किस तरह से धांधली हुई आपने देखा होगा। तो उस धांधली के बाद लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया है कि भाई ये मोहम्मद यूनुस ने तो अपने हिसाब से चीजों को वहां पे चलाया है। और जब पार्लियामेंट में शपथ लेने का वक्त आया तो जो बीएनपी के मेंबर्स हैं, जो तारिक रहमान की पार्टी के सदस्य हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई हम सिर्फ संसद की सदस्यता लेंगे, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल बनाने की बात है, संविधान को रिफॉर्म करने के लिए, संशोधन करने के लिए, आप समझिए कि इस संसद को एक संविधान सभा की तरह भी काम करना था, क्योंकि जनमत संग्रह कराया गया था। 60% लोगों ने कहा कि हाँ भाई इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो अब यूनुस का यह कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह ये काम करेगी, ये जो संसद है, मतलब एक तरफ तो वो संसद के सदस्य होंगे, दूसरी तरफ वो रिफॉर्म काउंसिल के भी मेंबर होंगे, वो संविधान को संशोधन करने का भी काम करेंगे, ये कहना था उनका। लेकिन बीएनपी के लोगों ने कहा कि हम संविधान संशोधन काउंसिल या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की सदस्यता नहीं लेंगे, उसकी शपथ नहीं लेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने यह करवाया उनके पास कोई मैंडेट नहीं था। उनका कहना था कि जो भी करना है वो संविधान में संशोधन पार्लियामेंट करेगी। यह यूनुस के कहने से नहीं होगा कि यूनुस ने जनमत संग्रह करवा दिया और अब हम लोग संविधान को संशोधित करना शुरू कर दें, इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह इसके साथ हम व्यवहार करें। और इसके बाद क्या हुआ? जो जमाते इस्लामी है, देखिए उसको इतनी मिर्ची लगी, जमाते इस्लामी के लोगों ने कह दिया कि भाई अगर बीएनपी के लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल की मेंबरशिप नहीं लेंगे, यानी उसकी शपथ नहीं लेंगे, तो हम भी शपथ नहीं लेंगे, हम तो शपथ ही नहीं लेंगे, पार्लियामेंट की भी शपथ नहीं लेंगे। और बड़ा स्टेलमेट वहां पे हो गया। ये यूनुस के इशारे पर जमाते इस्लामी काम करती है। आपको पता है यूनुस तो खुद ही एक रेडिकल इस्लामिस्ट है और उसके इशारे पर ये बांग्लादेश, ये जो जमाते इस्लामी है वो काम करती है। ये दोनों जिहादी हैं। तो पहले तो जमाते इस्लामी ने कहा, देखिए तारिक रहमान के लिए कैसी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम तो शपथ ही नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब इनको समझाया गया कि भाई देखिए ये तो गैर कानूनी हो जाएगा, संविधान में कोई भी संशोधन है तो वो पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट को आप करने दीजिए। बीएनपी के लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं, होगा लेकिन वो संसद के अंदर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो जुलाई चार्टर है, किस तरह के संशोधन की बात की जा रही है, उसमें व्यवस्था यह है कि 2 टर्म से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, मतलब टर्म लिमिट किया जाएगा प्रधानमंत्री का। उसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसका जो डिप्टी स्पीकर होगा वो विपक्ष का होगा। प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होंगे, सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होंगे। तो भाई देखिए, ये जुलाई चार्टर पे आपने जनमत संग्रह तो करा लिया, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं थी। बीएनपी का यह कहना है, तारिक रहमान का यह कहना है कि भाई इस बारे में जो भी फैसला है वो संसद के अंदर
किया जाएगा और लोग बैठ करके फैसला करेंगे। ये बात हो रही है। लेकिन जमात इस्लामी चाह रही थी कि ये बिल्कुल दबाव बना करके अभी ही ये फैसला करवा लिया जाए। लेकिन तारिक रहमान इस बात को समझ गए थे कि भाई ये गैर कानूनी होगा। ये कौन होता है मोहम्मद यूनुस इस पर कोई फैसला लेने वाला? उसके पास तो कोई अथॉरिटी थी नहीं। उसने कोई चुनाव जीता था क्या? नहीं जीता था ना। तो अभी देखिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि ये जमात इस्लामी जो है वो तारिक रहमान को आसानी से काम नहीं करने देगी, और पहले दिन से ही ये शुरू हो गया। हालांकि बाद में उनको झुकना पड़ा और उन्होंने शपथ लिया, वो मजबूर हो गए इस चीज के लिए। और देखिए इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है वहां पे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से जमात इस्लामी के इस रुख को तारिक रहमान भी समझ रहे हैं, और वो भी कैसे जमात इस्लामी को एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। और खतरा क्या है? ये जमात इस्लामी अभी से इसने कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव में धांधली हुई है, और वो दिन दूर नहीं है जब वो सड़कों पे आ जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये तारिक रहमान का चुनाव कानून सम्मत नहीं है, ये गलत तरीके से धांधली से ये चुना गया है, और इसलिए हम सड़क पे आएंगे और इसका तख्ता पलट करेंगे। मतलब तारिक रहमान को डिस्क्रेडिट करने का पूरा प्रयास ये जमात इस्लामी करेगी। और इसीलिए अब तारिक रहमान भी चाहते हैं कि शेख हसीना की वापसी हो। बिल्कुल ये संकेत मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे द हिंदू के साथ इंटरव्यू में बीएनपी के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आलमगीर, उन्होंने कहा था कि भाई ये शेख हसीना के प्रत्यार्पण के मुद्दे को लेकर के भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कोई खराब नहीं होंगे। और उन्होंने ये भी याद दिलाया था कि 1975 में जब मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी और उनके सारे परिवार को मार दिया गया था, सिर्फ शेख हसीना ही बच गई थी, और वो कैसे वो दिल्ली आ गई थी। उस वक्त भी जो जियाउर रहमान थे, जो खालिदा जिया के पति थे, वो दिल्ली आए थे। और उसके बाद 1980 में जब शेख हसीना बांग्लादेश लौटने का प्लान बना रही थी, उस वक्त भी जियाउर रहमान दिल्ली आए थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और उन लोगों ने बैठ करके ये फैसला किया था कि किस तरह से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाना है। तो अब उन्होंने ये इशारा किया है कि एक बार फिर से वही खेल खेला जाएगा और शेख हसीना की वापसी करवाई जाएगी। ये जमात इस्लामी जिस तरह का दबाव बना रही है तारिक रहमान के ऊपर, वो उनका जीना मुश्किल कर देंगे। और आप ये समझिए कि जो जमात इस्लामी है, इसके संबंध, इसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और जमात का जो गठबंधन है उसमें एनसीपी भी है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी है। ये उन छात्रों की पार्टी है जिन लोगों ने सड़कों पे उतना उधम मचाया था, हिंसा किया था, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। तो जमात का जो पूरा गठबंधन है वो तारिक रहमान को आसानी से काम करने नहीं देगा। और ये पहले दिन ही शपथ के दौरान ये सब दिख गया। लेकिन इतना प्रचंड बहुमत मिला है बीएनपी को, तारिक रहमान को, कि उनको झुकना पड़ा। बाद में उन्होंने शपथ लिया, लेकिन आगे भी वो चुप बैठेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तारिक रहमान के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको यह संदेश दे दिया है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश में वाकई लोकतंत्र की वापसी हो, तो आपको अवामी लीग को, जो आपने डिस्क्वालीफाई किया इलेक्शन लड़ने से, वो आपको वापस लेना पड़ेगा। आपको उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त देनी पड़ेगी, और शेख हसीना की वापसी भी जरूरी है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जमात इस्लामी जैसी कट्टरपंथी का प्रमुख विपक्षी दल होना यह चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय है, और इस बात को तारिक रहमान भी समझते हैं। और जमात इस्लामी प्रमुख विपक्षी दल कैसे बन गई? क्योंकि अवामी लीग वहाँ पे थी नहीं। शेख हसीना भारत में है, और शेख हसीना को इन लोगों ने मौत की सज़ा दे रखी है। यूनुस के दबाव में इन लोगों ने मौत की सज़ा दे दी उनकी अनुपस्थिति में। अब शेख हसीना भारत में है। तो आप ये समझिए कि तारिक रहमान ने पहले ही दिन जमात इस्लामी को उनकी औकात बताई है, और जमात इस्लामी को औकात बताई तो एक बहुत बड़ा थप्पड़ था मोहम्मद यूनुस के लिए। क्योंकि जमात इस्लामी क्या है, वो मिले हुए हैं, मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी के चीफ से अमेरिकी ऑफिशियल्स भी मिले हैं, तो अमेरिका की सिंपैथी भी जमात इस्लामी के साथ ही है। लेकिन तारिक रहमान ने साफ साफ दिखा दिया है, मैसेज दे दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, अमेरिका के सामने भी वो नहीं झुकेंगे। हालांकि 17 साल वो खुद देश से बाहर रहे हैं, यूके में ज़्यादा समय रहे हैं, कुछ समय अमेरिका में भी रहे हैं, और उनकी वापसी में अमेरिका का भी हाथ रहा है। लेकिन देखिए, तारिक रहमान मोहम्मद यूनुस की तरह
कोई कट्टरवादी व्यक्ति नहीं है, वो कोई रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं है, वो एक सेकुलर पर्सोना है उनका। तो वो जमाते इस्लामी के सामने झुकेंगे नहीं, ये उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है। लेकिन पहले दिन ये बड़ा क्लियर हो गया है कि आने वाला वक्त तारिक रहमान के लिए बहुत आसान नहीं है। जब तक शेख हसीना की वापसी नहीं होती है और अवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है, तब तक बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य नहीं होगा, सब कुछ सामान्य नहीं होगा। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, वो तो जमात को भड़का रहा है, और खबर यही है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। लेकिन तारिक रहमान बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है। सोचिए, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या तारिक रहमान को काम करने देगा? और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि लोग उसको चेज करेंगे, दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पे पीटेंगे उसको। तो उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है बांग्लादेश छोड़ करके भागने का, ढाका छोड़ करके भागने का। इसके अलावा यूनुस के सामने और कोई रास्ता नहीं है। तो जिस तरह से चीज़ें बांग्लादेश में आगे बढ़ रही हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि शेख हसीना का लौटना बिल्कुल तय है। और अमेरिका में भी इस बात की सुगबुगाहट है। अमेरिकी सीनेटर्स और वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से शेख हसीना को वहाँ से बाहर किया गया और अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है, ये लोकतंत्र के लिए सही लक्षण नहीं है, अच्छे लक्षण नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार ये कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना की वापसी होनी चाहिए, लोकतंत्र फिर से वहाँ बहाल हो, निष्पक्ष चुनाव हो, अवामी लीग भी लड़े, बीएनपी भी लड़े, और जिसको जनता पसंद करे वो वहाँ पे शासन करे। लेकिन जमाते इस्लामी जैसे लोगों को वहाँ पे शह देना, देखिए इन लोगों ने कितने बेगुनाह हिंदुओं का खून बहाया है। कि जमाते इस्लामी और एनसीपी के लोगों ने मिल करके अल्पसंख्यकों के साथ, जिसमें हिंदू भी हैं, ज़्यादातर हिंदू हैं, लेकिन उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्ध भी हैं, इन सबों के साथ जो बलात्कार, हिंसा जो इन लोगों ने किया है वो शर्मनाक है, वो शर्मनाक है। इसलिए तारिक रहमान भी इस बात को समझते हैं। और जिस तरह से पहले ही दिन उन्होंने जमाते इस्लामी को जवाब दिया है, जो थप्पड़ लगाया मोहम्मद यूनुस को, इससे बड़ा स्पष्ट है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि शेख हसीना की वापसी होगी। हिंट तो दे ही दिया है तारिक रहमान के सहयोगियों ने, बहुत जल्द शेख हसीना वापस लौटेंगी और बांग्लादेश में चीज़ें सामान्य होगी, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल बार बार ये दबाव बना रहे हैं तारिक रहमान के ऊपर कि भाई इसको जितनी जल्दी किया जाए उतना बेहतर है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।